सुपर अमेजिंग स्टूडेंट व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी के हाल चाल है। अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम आदिश जैन और सुपर क्विक मैनर में बताता हूँ इस वीडियो का इंटेंशन। ये धमाल वीडियो बन रहा है सर सिर्फ एक ही इंटेंट से, मे 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मे 23 वाले स्टूडेंट्स कहते हैं सर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे कुछ तो लेकर आओ हमारे लिए। इसी वजह से आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली लेकर आए एसएफएम थ्योरी रिविजन। थ्योरी रिवीजन का इंपॉर्टेंस हर एक स्टूडेंट को पता है, जिसको पता है कि यार एसएफएम का पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि उसे पता है कि थ्योरी कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता है। हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 से 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, मतलब 6 क्वेश्चंस में 6 थ्योरी क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, राइट। जिसमें भी हमें पूरे एसएफएम की थ्योरी को लेकर वरी करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ 4-5 चैप्टर है जिसमें से थ्योरी ज्यादा आता है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ उन 5 चैप्टर्स में से ही आता है, उनमें से नॉर्मली ज्यादा आता है, तो ऐसा लगता है यार कम एफर्ट्स लगा के उन चैप्टर्स को कर लो तो थ्योरी वहां से कवर हो सकता है, करेक्ट। तो सुपर क्विकली दो चीजें करूंगा। पहला तो ये बता दूं, ये आज का वीडियो बन रहा है स्टार्टअप फाइनेंस के लिए, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर फॉर सीए फाइनल एसएफएम। इसके बाद ऐसे ही कुछ वीडियोस आने वाले 3-4 टॉपिक्स पे भी आने वाले, लाइक सिक्योरिटाइजेशन, लाइक कॉर्पोरेट पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल पॉलिसी, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, लाइक सिक्योरिटी एनालिसिस, है ना। इन 5 चैप्टर्स पे आने चाहिए सो फार एज आई थिंक। सेकंड, वो जाने के पहले बता दूं, ये जो नोट्स हम रेफर कर रहे हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कहाँ पर? ये आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। अब वो लिंक या तो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल का होगा या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट का होगा। आई कंफर्म एंड गिव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आपको ये नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। सर, इस नोट्स के बारे में एक सुपर अमेजिंग चीज बताऊं क्या? सबसे पहली चीज, पूरा कंटेंट इंस्टीट्यूट मटेरियल का है, पर उस कंटेंट को थोड़ा सा समझदार वे में मॉडिफाई कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, सो दैट स्टूडेंट को परेशान नहीं होना पड़े। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप कोई सा भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है स्टार्टअप में, फॉर एग्जांपल अभी जब हम आएंगे तो आपको पता चलेगा एग्जामिनर पूछता है 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम, और उसमें स्टडी मटेरियल वो आंसर है 2 पेजेस में। अब ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल में 2 पेजेस में, तो जब आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखने जाओगे तो 4 पेजेस का हो जाएगा। तो इट मेक सेंस ना कि उसको हम थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दे, थोड़ा सा पॉइंटर्स के फॉर्म में कर दे, हेडिंग्स बना दे, राइट। और वही चीज हमने इस नोट्स में की है, जिसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, बट चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है। पहली चीज। दूसरा, इस बुक में मैंने क्या किया है, जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है ना, वो तो आपको लिखना ही है एग्जाम में, लेकिन अगर मुझे कहीं लगा कि यार एक स्टूडेंट ये ब्लैक टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा, तो उस ब्लैक टेक्स्ट के साइड में मैंने कहीं ना कहीं एक लाइट ग्रे कलर का टेक्स्ट भी इंटीग्रेट कर दिया है। वो लाइट ग्रे टेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ब्लैक वाला टेक्स्ट आपको एग्जाम में लिखना है, करेक्ट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं सर, वो कौन से 4-5 थ्योरी टॉपिक्स है जिस पे फोकस करना है, प्लीज ध्यान से देख लो। इस ही सीक्वेंस में फोकस करना है और कोशिश करके इसी सीक्वेंस में वीडियोस भी आएंगे। स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, कॉर्पोरेट पॉलिसी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। सर, हम एक्चुअल में देखें ना तो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे। स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन और ये फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को मैं 3rd नंबर पे कर दूंगा। आई वुड प्रेफर कि मैं शायद कोशिश करके नोट्स को भी मॉडिफाई कर दूंगा उस सेंस में। एक छोटा सा एनालिसिस आप सभी के सामने जो आपको पता ही होना चाहिए, क्या सर, नवंबर 19, है ना, से लेकर नवंबर 22 तक कहाँ कहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए। सर, न्यू कोर्स तो मई 18 से आया, फिर तब से क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे दोस्त उस टाइम पे कुछ 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस चैप्टर्स और थे, राइट। मुझे तो नाम भी याद नहीं है। एक फाइनेंशियल समथिंग करके कुछ चैप्टर था नहीं, विच वेज पॉइंट ये कि नवंबर 19 से के बाद वो 2-3 थ्योरी चैप्टर्स डिसकंटिन्यू हो गए, राइट। तो ऑब्वियसली हम एक नया एनालिसिस करके देखना चाह रहे हैं कि यार पास्ट आपके पास 7 एग्जाम पेपर का डेटा है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या पूछा गया। तो ऑब्वियसली आप खुद ही सेंस कर सकते हो कि स्टार्टअप फाइनेंस तो छोड़ने जैसा है ही नहीं, राइट। और सिक्योरिटाइजेशन भी छोड़ने जैसा है ही नहीं, क्योंकि इनमें से तो 2 या 3 क्वेश्चन दिख ही रहे ना कि ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे जो सेकंड कैटेगरी है ना, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस और फाइनेंशियल पॉलिसी, इसमें से हम कौन सी चीज करने वाले। अब उसके पहले एक और चीज बताऊं आपको, ये नोट्स, ये लेक्चर स्पेसिफिकली इसलिए भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो सीए फाइनल एसएफएम ऑफिशियल स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक किसी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था ही नहीं, तो हमने उस क्वेश्चन को भी पर्टिकुलरली इस नोट्स में लाकर ला दिया है आपके रेफरेंस के लिए, और ऑब्वियसली हम उसको आज के लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। सर, आज आज के लेक्चर से एक्सपेक्टेशन क्या? आप सोच रहे हो कि मैं हर एक पॉइंट समझाऊंगा, तो प्लीज ये वो टाइम नहीं है। मैं आपको सुपर क्विक बाइट्स देने वाला हूँ। ये ऐसी बाइट्स है कि सर अगर एग्जाम में ये पढ़ के चले गए ना, है ना, ये क्विकली सुन के चले गए, तो हमारा काम हो जाने वाला है ना। क्योंकि एक बात बताऊं, स्टार्टअप फाइनेंस में ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप देखो ना यार, सॉरी बात काट रहा हूँ बीच में, मैंने कोशिश करा कि यार नोट्स को है ना थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपको क्या चीजें इमेजिनेटिव वे में याद रह पाए, ठीक है। So I've tried my best to make it wherever in the form of diagrams, charts, I have done it. चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ,
बात ये कर रहा था कि यार स्टार्टअप फाइनेंस में ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जिसको पढ़ के समझना आए, और अगर कहीं वो रॉकेट साइंस है तो आई विल गिव माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट। हम अभी क्या इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन सर क्विक पॉइंट्स का रिकलेक्शन। सर एक और चीज ध्यान से देखना, हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ नोट्स कैसे रहते हैं जहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं और नीचे उसके आंसर। तो यार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक पर्टिकुलर फ्रेम में बन जाते हो कि यार अगर सिर्फ यही क्वेश्चन है तो यही इसका आंसर है। रादर हम एक हेडिंग समझते हुए चले ना तो हमारा काम हो जाता है कि यार एग्जाम में अगर इस हेडिंग से रिलेटेड कोई और दूसरा क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने फ्रेम कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। इसी माइंडसेट के साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट नहीं बनाए हैं। कूल। नाउ सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग या फिर सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप। थोड़ा सा एम्बिग्विटी यहाँ पर क्या है मैं प्लीज बता दूं। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक मिलते जुलते हैं। एक्चुअल में तो सोर्स ऑफ फंडिंग है स्टार्टअप सेकंड टॉपिक से भी मैच होता है। विच इज बाय स्पेसिफिकली याद रख लेना, अगर इनोवेटिव वेज पूछे तो भी ये बोलना है और सोर्सेस पूछे तो भी ये बोलना है। अगर वो मोड्स पूछ लेना तो फिर नीचे वाला बोलना है। प्लीज टू बी स्पेसिफिक छोटी छोटी बातें बताता जाऊंगा, ध्यान से देखना। सर एक स्टार्टअप कहाँ से रेस कर सकता है पैसा इन इनोवेटिव वे? तो ऑब्वियसली सर इनोवेटिव वे में ध्यान रखना बहुत सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है सर खुद का पैसा। अगर खुद का पैसा लगाया नहीं ना तो कोई बाहर वाला पैसा देगा नहीं, ठीक है। सर हमें एक और चीज बता दो, क्या सर हमें लिटरली बाहर के पॉइंट्स और अंदर की चीजें एकदम डॉट टू डॉट लिख के आना? नहीं, ऊपर की हेडिंग्स डॉट टू डॉट मैच होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, नाम एक एक मैच होना चाहिए। सेकंड, अंदर के पॉइंट्स मोर और लेस मैच होना चाहिए, है ना। मतलब अगर कुछ उसमें से कीवर्ड्स कुछ बेसिक ब्रॉड थीम भी अगर आपने वो लिख दी जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में तो आपका काम हो गया, है ना। पूरा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वर्ड टू वर्ड मैच करना है, बट हाँ हेडिंग्स मैच होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। आइए सर पैसा कहाँ से मिलेगा? एक तो खुद का पैसा लगा दो, पर्सनल फाइनेंसिंग, है ना। जो खुद का पैसा लगाएंगे तो ही बाहर वालों का पैसा मिलेगा। लैंग्वेज प्राइमरीली हिंदी रहेगा, अभी से बता रहा हूँ। सर खुद का पैसा खत्म होगा किससे लेते हो? फ्रेंड्स एंड फैमिली। बोल रहे फ्रेंड्स एंड फैमिली से लो ना, तो आप वो चीज लोन ऑब्लिगेशन के फॉर्म में लो तो उसको राइटिंग में ले लेना, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ कुछ रिटर्न होता है तो बेटर होता है ना, तो प्रॉमिसरी नोट फॉर्म में ले लेना। फिर बोल रहे क्राउड फंडिंग। अब एक बात बताओ ना, नाम में उसका मीनिंग है जहाँ पे क्राउड फंड करेगा, तो सर क्राउड कैसे फंड करेगा? ऑब्वियसली कुछ ऐसे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोगों से क्राउड के फॉर्म में पैसा रेज किया जा सकता है, ठीक है। सर आता है माइक्रो लोन। अगेन नाम से क्लियर है, माइक्रो लोन मतलब छोटे छोटे अमाउंट ऑफ लोन जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं। ये फैसिलिटी स्पेशली स्टार्टअप्स को दी गई है सर, जहां पे आप लोन ले सकते हो बहुत सारे इंडिविजुअल से छोटे छोटे लोन अमाउंट और कम रेट पे। सर पीयर टू पीयर लेंडिंग। अगेन नाम 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 प्लीज ध्यान से सुनना। अभी समझो 5 कंपनी है और पांचों छह कंपनी सेम नेचर ऑफ बिजनेस में, तो हो सकता है आपस में उनका एक ग्रुप बन जाए जहां पे वो सेल्फ हेल्प करने लगे। एक कंपनी दूसरी कंपनी को इन दी फॉर्म ऑफ लोन इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंस हेल्प करने लगे, मतलब वी आर क्रिएटिंग अ पीयर टू पीयर लेंडिंग, करेक्ट। जहां पे सेम इंटरेस्ट के लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के स्टार्टअप्स को, इंटरेस्ट को, सो दैट दे कैन इवॉल्व, दे कैन ग्रो, है ना। इट्स लाइक यार हेल्पिंग योर प्रोफेशनल कलीग्स, ठीक है। पीयर टू पीयर लैंडिंग। फिर आता है सर वेंडर फाइनेंसिंग। अगेन नाम पे जाना, हाँ मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें से एक भी पॉइंट मगब जैसा है ही नहीं, ध्यान से सुनना। सर वेंडर फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया? यार एक बात बताओ, वेंडर मतलब समवन जिससे आप चीजें खरीदते हो, तो आप उससे ही फाइनेंस ले लेते हो ये बोल के कि देखो अब मैं आप ही से तो खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो उसी से फाइनेंस ले लिया उसी की चीज खरीदने के लिए जो हम बाद में उसको रीपे कर देते हैं, बट ऑब्वियसली हमारी क्रेडिट वर्थिनेस पे डिपेंड करेगा। सर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग किसको नहीं पता यार, मेरे पास डेटर है, उन डेटर को कन्वर्ट करा सकता हूँ, फैक्टर के पास जाके बोल सकता हूँ ये ले हमारे डेटर्स तू रख ले और मुझे क्या दे दे? बदले कैश, राइट। हो सकता है वो थोड़ा पैसा काट के दे, बट आपको ये चीज मिल जाती है, ठीक है। नाउ सर ये थे इनोवेटिव वेज या फिर सोर्स। सर मोड्स क्या है? मोड्स का अभी सर इंट्यूटिवली देखो, हेडिंग से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट इंट्यूटिवली फीलिंग लेना। ये क्या होता है जब आप छोटे लेवल पे चीजों की करते हो, बट एक वो होता है ना और ऑफिशियली बड़े लेवल पे फंड रेजिंग करना, है ना। जहाँ पे स्टार्टअप्स की अपन न्यूज नहीं देखते यार इस कंपनी ने इतने वैल्यूएशन पे इतना मिलियन फंड रेज किया, उसकी बात चल रही है ना। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। इनफैक्ट मोड्स ऑफ फाइनेंस की बात करूँ ना तो फर्स्ट मोड है, देखो 3 मोड्स है, पहला है एंजल इन्वेस्टर, दूसरा है वेंचर कैपिटल, तीसरा है बूटस्ट्रैप, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर मतलब एक बात बताऊं, अमीर लोग समझते हो ना जिनके पास पैसा बहुत है यार, सिंपल एग्जांपल फ्लिपकार्ट सीईओ, फ्लिपकार्ट फाउंडर्स सचिन बंसल बेनी मन, जब फ्लिपकार्ट बेच दिया वॉलमार्ट का तो पैसा ही पैसा आ गया भाई, क्या करे। अब इमेजिन करो मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पास स्टार्टअप का एक्सपीरियंस भी है और ऐसा सच अभी कुछ जॉब नहीं क्योंकि बेच दिया ना, अभी तो फ्री हो गए। मैं क्या करूंगा, मैं एंजल इन्वेस्टर बन जाऊंगा, मैं जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा दूंगा। सर ये पैसा खुद का होगा क्या? जी हाँ, क्योंकि मेरा ही तो पैसा था, राइट। तो जब आप एक इंडिविजुअल के फॉर्म में स्टार्टअप्स में पैसा देते हो, राइट, जो अमाउंट बहुत बड़ा होता है बट स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखे तो छोटा ही होता है, राइट। जहां पे आप कोशिश करते हो कि यार एक बहुत अर्ली स्टार्टअप को पैसा दे पाए, है ना। तो इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसा देते हैं, राइट, ये हेल्प करते हैं बिजनेस को
या तो स्टार्ट होने में या फिर पहले से अगर पैसा है तो और पैसा देने में, राइट। ये नॉर्मली क्या फर्स्ट स्टेप लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अदरवाइज क्या होता है, जब बिजनेस रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, जब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट्स, इफ नॉट प्रॉफिट एटलीस्ट रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पैसा मिलता है ना। लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज पे पैसा देते हैं, और ये लोग नॉर्मली खुद का पैसा लगाते हैं। सर ऑप्शन क्या है, दूसरों का पैसा लगाना, जैसे वेंचर कैपिटल में लगा। सर ये क्या बोल रहे हो, बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बताऊंगा, ठीक है। फिर सर इनको और क्या बोलते हैं सर, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर, बिजनेस एंजल्स। नाम तो अभी आपको याद रखने पड़ेंगे, पर नॉर्मली ये लोग इंडिविजुअल होते हैं। पर सर पैसा किस फॉर्म में देते हैं, पैसा इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं देते, पैसा किस फॉर्म में देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एलएलपी। देखो मैं इंडिविजुअल हूँ, बट मैंने क्या करा, अपनी कंपनी बना ली, और उस कंपनी के थ्रू रूट करके मैं आपको पैसा देता हूँ। दिस इज वॉट एन एंजल इज। अलाउ मी, मैंने टाइप एट चार्ज पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर सेकंड है वेंचर कैपिटल फंड। प्लीज इमेजिन करना, म्यूचुअल फंड समझते हो ना, म्यूचुअल फंड की जगह भी आप समझो कि यहाँ पे एक वेंचर कैपिटल फंड है, इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे। सर ये नॉर्मली कौन होते हैं, ये बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सर ये इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, या फिर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग स्टार्टअप में पैसा लगाने के रिस्क नहीं लेते। तो ये सब लोग मिलकर एक पूलिंग व्हीकल को पैसा देते हैं। ये बीच वाली वो कंपनी है, बीच वाला वो वेंचर कैपिटल है सर, जो सब लोगों से पैसा लेता है और इस पैसे का क्या करता है, फिर अलग अलग स्टार्टअप्स में लगाता है, राइट। ये है वेंचर कैपिटल का फंडा। तो सर वेंचर कैपिटल क्या हो गया, वेंचर कैपिटल मतलब स्टार्टअप्स को मिलने वाला वो पैसा जो वेंचर कैपिटल से मिला है। अब वेंचर कैपिटल में जो लोग बैठे हैं ना, वो प्रोफेशनल्स हैं भाई साहब, उनमें दिमाग है, वो आईआईटी आईएम के बंदे जो सोचते हैं कि यार कौन से स्टार्टअप में पैसा लगाए, कौन से में नहीं लगाए, राइट। वो और दिल पे मत ले लेना, है ना, हम सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि हम वहाँ नहीं पहुंच जाते, ठीक है। हम लोग भी वहाँ पहुंचते हैं एज अ सीए, आप वहाँ भी जॉब करने वाले हैं एज अ सीए, एज अ सीए। पॉइंट ये है, यहाँ पे एवरीवन, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं जो पैसा मैनेज करते हैं, जो समझते हैं कि यार कौन से बिजनेस में पोटेंशियल है, कौन से बिजनेस में पोटेंशियल। ये वेंचर कैपिटल है, राइट। वो पैसे की बात करें, कैपिटल। और वेंचर कैपिटल फंड मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो उन जगहों पर पैसा लगा रहा है। सर ये पैसा कैसे लगाता है, इक्विटी के फॉर्म में लगाता है, डेट के फॉर्म में लगाता है, किसी भी फॉर्म में लगा देता है, राइट। अभी और वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करने वाले कौन लोग हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पेंशन फंड, एचएनआईस, राइट। पेंशन फंड प्रैक्टिकली तो मैंने नहीं देखा है ना, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, बट सिंस सीए फाइनल एसएफएम के इंस्टीट्यूट मटेरियल में लिखा है, तो हम बोलेंगे ही उस चीज़ को, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि नोट्स कहाँ से आए, इंस्टीट्यूट मटेरियल से ऑफिशियली। एनीवेज सर दूसरा मोड क्लियर हो गया। तीसरा मोड सर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का इंग्लिश मीनिंग बताऊं आपको। बूटस्ट्रैप का इंग्लिश मीनिंग होता है खुद से कोई चीज़ को डेवलप करना, टफ सिचुएशन में भी खुद से किसी चीज़ को बनाना, टफ सिचुएशन, राइट। और जो भी आपके रिसोर्सेस है उसी की मदद से। अभी बूटस्ट्रैप का बेस्ट एग्जांपल है जीरोधा, जहाँ पे क्या हुआ सर, हमने देखो हम चाहते हैं ना तो पैसा भी रेस कर सकते थे, पैसा रेस करके बहुत सारा डिस्काउंट दे सकते थे, नहीं दिया। हमने खुद के प्रोडक्ट को खुद के पैसों से बिल्ड किया, राइट। दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। सर बूटस्ट्रैप एक स्टार्टअप कैसे कर सकता है, हम कर सकते हैं सर ट्रेड क्रेडिट लेकर। दिस इज वन वे। हम क्या बोलते हैं यार, जिससे भी हम चीज़ें खरीदते हैं ना, हम उसको बोलते हैं कि यार भाई साहब चीज़ें क्रेडिट पे दे दो। अब ऑब्वियसली आप नए हो, आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप कल का स्टार्टअप खोल के जाओगे कि भैया क्रेडिट पे दोगे तो कोई देगा क्या, नहीं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक प्लान बना के उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर एक छोटा कंपनी है तो ओनर के पास जाइए, बड़ा कंपनी है तो उसके सीएफओ के पास जाइए, एक प्लान बनाइए, उसको प्रोजेक्ट कीजिए चीज़ें कि यार इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हमें फर्स्ट चीज़ क्रेडिट पे दो तो हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, वहां से जो पैसा आएगा आपको रीपे करेंगे और आपसे और खरीदेंगे। दिस इज हाउ द ट्रेड क्रेडिट वर्क्स। दूसरा है सर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग समझते हो ना, मैंने क्रेडिट से लिया, मेरे पास डेटर है, उस डेटर को मार्केट में लेके गया और किसी को बेच दिया, और क्या बोला, हमें पैसा दे दो। हो सकता है वो थोड़ा कम करके देगा, डिस्काउंट करके देगा, लेकिन पैसा मिला ना तो हम उसको यूज कर सकते हैं किसी और चीज में वापस, बिजनेस। और दूसरा, ये जो हेडेक है ना लोगों से पैसा रिकवर करने का, वो भी तो कम हो गया। आपको मेंटेन ही नहीं करना है अकाउंटिंग, क्या किससे मिला किससे नहीं मिला, कितना इंटरेस्ट रिकवर करना है, कुछ नहीं, यू आर फ्री, विच इज फैक्टरिंग। थर्ड लीजिंग सर, नाम से समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं यार एसेट खरीदो मत, लीज पे ले लो। मतलब समझो सर, मैंने स्टार्टअप किया जिसमें मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैंने ये एप्पल पेंसिल का एक सस्ता वर्जन निकाल दिया जो उतना ही अच्छे से काम करता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यार इसका जो मशीन है, ये मशीन क्यों मैं खरीद के लाऊं, किसी से लीज पे ले लेता हूँ ना, कल को अगर बिजनेस बंद भी हो गया तो 2 महीने का रेंट देके फ्री हो जाएंगे, कुछ लॉस तो नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने का रेंट गया। अगर 5 करोड़ की मशीन खरीद ली तो क्या करेंगे, कहाँ से बनाएंगे फिर वापस उस मशीन का क्या करेंगे, करेक्ट। विच इज वॉट लीजिंग इज। अब लीजिंग में एक और क्या बेनिफिट है सर, टैक्स बेनिफिट है। जो ओनर है, मतलब अभी समझो वो जो बंदा है जिससे लीज पे लिया है, उस बंदे के बुक्स में मशीन है, उसको डिप्रिसिएशन मिल रहा है, मैं लीज रेंट दे रहा हूँ तो मुझे भी टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो दोनों को अपने अपने लेवल पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, करेक्ट। रिस्क कम हो जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए। अब सर एक बात बताओ, अभी जो स्टार्टअप फाउंडर है
जो भी लोग स्टार्टअप फाउंड कर रहे हैं उनको जाना पड़ेगा ना पैसा रेज करने, क्योंकि बूटस्ट्रैप कर रहे तो ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेंचर कैपिटल के पास गए और एंजल इन्वेस्टर के पास गए तो उनको समझाना तो पड़ेगा ना भाई हम है कौन, हम कौन है और हमें पैसा क्यों चाहिए। उनको समझाने के लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, पिच प्रेजेंटेशन, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ध्यान से देखो, मुझे लगा कि यार एक स्टूडेंट को समझना जरूरी है कि पिच प्रेजेंटेशन होता क्या है, जो इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा, तो मुझे लिखना पड़ा। अब उसके बाद वो पार्ट है जो इंस्टीट्यूट ने लिखा और मैंने भी लिख दिया। अप्रोच समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना जरूरी है, प्योर मगब कुछ काम नहीं है सर। तो लफड़ा एक प्रॉब्लम है कि सर जब प्रेस प्रेजेंटेशन देंगे तो कुछ फॉर्मेट है कि हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। देखो कॉमन सेंस से आप खुद सोचिए एक मिनट, जैसे आप गए अगर अपने इन्वेस्टर के पास, तो अपन सोचते हैं क्या करेंगे, तो देखो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप खुद के बारे में बताओगे। जब आप खुद के बारे में बताओगे तो आप एक बात बताओ, क्या कोई भी बड़ा बिजनेस एक अकेला इंसान बिल्ड कर सकता है कि नहीं, लोग चाहिएंगे। तो आप फिर बताओगे अपनी टीम के बारे में, आप बताओगे यार मैंने ऐसे ऐसे लोग हायर कर रखे हैं, ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये कर रहा है, वी आर अ टीम ऑफ 3 पीपल। शार्क टैंक सब देखते हैं, फिर तो पता है कि टीम के साथ ही काम हो रहा है आजकल, राइट। सेकंड, सर फास्ट ग्रो है तो टीम चाहिए, फिर हमें बताना पड़ेगा कि यार हमारा स्टार्टअप आइडिया क्या है, मतलब अल्टीमेटली वो कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जो हमने देखी जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले बताओगे प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि यार हमने देखा कि हम घर पे बैठे और अगर एक ऑटो लेना है या फिर हमें कैब करना है तो जाना पड़ रहा है चौराहे पे। तो हमने क्या करा, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, हमने एक ऐप बना दी जिसमें ड्राइवर अपने घर तक आ जाएगा जीपीएस ट्रैक करके, राइट। तो प्लीज देखना, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हो, आपका पर्सनली आप उसको जितना इन्वॉल्व कर सकते हो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि वो आप में इंटरेस्टेड है तो आपकी कंपनी में भी इंटरेस्टेड होगा, राइट। सेकंड, टीम आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली टीम ही है जो आपके साथ काम करने वाली है। थर्ड, सब प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो जिससे पैसा बनेगा, और फिर उसका सोल्यूशन बनाओ। आप ये बताओ कि क्या वो सॉल्यूशन जो आप देना, क्या वो जो प्रोडक्ट और सर्विस आप देना चाह रहे हो क्या एक्चुअल में एज अ सोल्यूशन एक्ट करेगा, राइट। ये करने के बाद बताना पड़ेगा कि देखो सॉल्यूशन है तो क्या लोग ढूंढते हुए आएंगे कि आगे रखे, कहीं तो बताना पड़ेगा ना, ओला का ऐड कहीं तो दिखाना पड़ेगा, राइट। तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग सेल्स के क्या प्लान है, राइट, इन है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बताना पड़ेगा कि यार इतना बड़ा मार्केट है, देखो इतने सारे लोग हैं जो ओला यूज करना चाहते हैं, राइट। फिर बताएंगे प्रोजेक्शन माइलस्टोन। देखो कहानियां कोई कितनी भी सुना ले, जब तक कॉन्क्रीट नंबर्स पे बात नहीं होती तो मजा नहीं आता है। बताना पड़ेगा कि यार आज हम यहाँ खड़े, अगले 5 साल में ये प्रोजेक्शन, हम चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारे इतने ऐप डाउनलोड्स हो जाएंगे, हमारा इतने ऐप डाउनलोड के अकॉर्डिंग इतना राइट्स होगा, इतना रेवेन्यू होगा, इतना कैश जनरेशन होगा, इतना मार्केटिंग का एक्सपेंस होगा, जिसके लिए आप 3 स्टेटमेंट्स बनाते हो प्राइमरीली। और एक सीए स्टूडेंट को बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए वो 3 स्टेटमेंट कौन से, ऑब्वियसली कौन से 3 स्टेटमेंट्स का नाम है इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, जिसपे हम वैसे भी नीचे अलग से डिटेलिंग ले रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टेक्स्ट यहाँ दे दिया है। सर कंपटीशन के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है नया भी आइडिया है तो उसका कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर होता ही है। आप सोचो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक जीरोदा इज अ बिजनेस तो कहीं ना कहीं उसके ऑफलाइन ब्रोकर्स कॉम्पिटिटर्स थे। इफ यू थिंक ओला इज द बिजनेस तो ऑटो वाले अभी जो रोड पे चल रहे हैं दे आर द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इन अ सेंस, राइट। अगर वो लोग सिग्निफिकेंटली प्राइस गिरा देंगे तो ऑब्वियसली हम ओला नहीं करेंगे, हमें शायद चीजें लगेगी यार इतना इजीली अवेलेबल है क्यों ओला करना है, राइट। तो दिस वाज एन एग्जांपल। बिजनेस मॉडल समझाना बहुत जरूरी। बिजनेस मॉडल मतलब यार अपना सब कुछ, राइट फ्रॉम कि आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट फ्रॉम हम उसको सर्व कैसे करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हम रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होगी, एवरीथिंग मेक्स अप द बिजनेस मॉडल, राइट। देन फाइनेंसिंग सर, फाइनेंसिंग मतलब अल्टीमेटली उस बात पे था जिसके लिए उनके पास गए थे, पैसा ही लेने ही तो गए थे यार एंजल और वेंचर के पास। उनको बताओ कि हम अभी तक कितना पैसा रेस कर चुके हैं, आपसे कितना रेस करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन कितना, उस पैसे को कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया कि यार पिच प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए। सर क्या डॉक्यूमेंट्स है जो उनको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के टाइम लगेंगे ड्यूरिंग पिच प्रेजेंटेशन, हमें देना है सर उसको इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। सर इतना इजी टॉपिक है, अगर आपको ये पता है ना कि इनमें क्या होता है आप ऐसे ही आंसर लिख, आप बता दोगे देख भाई इनकम स्टेटमेंट में बताएंगे कि इनकम कहाँ से आएगी और हमें ये इनकम स्टेटमेंट इनिशियल ईयर्स में क्या करना पड़ता है, मंथली बनाना पड़ता है, फिर सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं उसको क्वार्टरली, और फिर बाद वाले ईयर्स में तो एनुअल चलने देते हैं, है ना। छोटा छोटा मैटर नहीं करता। फ्रैंकली बताऊं तो ये कोई प्रैक्टिकल रूल नहीं है, टाइम पास बातें लिख दी है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए ये लोग, बट एनी विच वेज मार्क्स के लिए तो हमें करना ही है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर क्या बताता है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, बहुत ज्यादा जरूरी कैश किसी भी बिजनेस के लिए, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा कि यार कैश कहाँ से आया और उसको यूटिलाइज कैसे किया, राइट। और जो भी आप पीरियोडिसिटी का कैश फ्लो बना रहे हो, राइट, तो अल्टीमेटली उससे पता चल जाएगा नेट नेट में हमें इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो, राइट। बैलेंस शीट सर जिसमें एसेट लाइबिलिटीज और इक्विटी होती है, बैलेंस शीट नॉर्मली क्या बनती है, एनुअल,
क्योंकि स्टार्टअप मॉडल वैसे भी इतने कम एसेट्स एम्प्लॉय करते हैं कि एसेट्स का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना रेवेन्यू एक्सपेंस का है। ठीक है, आप इमेजिन करो ना, पेटीएम एज अ कंपनी, कंपनी कितना ही बड़ा, उसके पास एसेट बेस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली कोई फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी चाहिए, राइट? इट्स अ सॉफ्टवेयर थिंग, इट्स देयर इन योर मोबाइल फोन्स, राइट? तो ये बात कहना चाह रहे हैं वो लोग विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट। सर, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टूडेंट हेडिंग को नहीं समझ पाता है। समझना, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब इस बार हम किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, उस वेंचर कैपिटल फंड के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे। हम एक स्टार्टअप्स जिनमें पैसा लगाया गया है बाय द वेंचर कैपिटल, उन स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि अगर हमने इस वेंचर कैपिटल के लिए पैसा लिया, राइट? सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। हम स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है कि वेंचर कैपिटल से पैसा लिया तो क्या होगा, है ना, वो नीचे है, एडवांटेजेस नीचे है। अभी हम उस वेंचर कैपिटलिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि अगर इन स्टार्टअप में पैसा लगाया तो क्या होगा। डिफरेंस समझे क्या? फिफ्थ पॉइंट है वेंचर कैपिटल के पर्सपेक्टिव से, सिक्स्थ पॉइंट है स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से। क्लैरिटी देखना, द लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। आज जिस भी बंदे ने जिस भी टाइम ओला और रेस्पेक्टिव स्टार्टअप में पैसा लगाया था, उनको पता था कि यार ये कोई टीसीएस का शेयर नहीं जो आज खरीद के कल बेच सकता हूँ, इसका तो स्टॉक मार्केट भी नहीं है, तो प्राइवेट कंपनीज है। पैसा लगाऊंगा, कंपनी थोड़ा ग्रो करेगा, रेवेन्यू आएगा, इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, फिर महंगे में बेच पाऊंगा। करेक्ट, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन 10 साल तक भी जा सकता है। करेक्ट। फिर आता है लैक ऑफ लिक्विडिटी। भाई 10 साल भी हो गए ना तो जरूरी नहीं है किसी को इजीली बेच सकता हूँ। हमें देखना पड़ेगा, विल हैव टू कंसिडर द लिक्विडिटी फैक्टर। लेसर लिक्विडिटी, वी हैव लिक्विडिटी रिस्क, और बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी रिस्क वी शुड चार्ज लिक्विडिटी प्रीमियम। सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टेक्निकल वर्ड? लिक्विडिटी प्रीमियम इज चार्जिंग एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा रिस्क। अब आप एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन टच कर रहा हूँ, इमेजिन करो ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो ऑब्वियसली जब डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है तो वैल्यूएशन तो कम आता ही है ना, तो ये वो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा देते हैं। प्लीज। थर्ड आता है सर हाई रिस्क। अब वेंचर कैपिटलिस्ट को पता है कि यार जिन बिजनेसमैन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो खुद नया आइडियाज है, हमें पता भी नहीं कि उन आइडियाज को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। हमें ये, और वो अर्ली स्टेज पे, समझो आइडिया अच्छा था बट टीम अच्छी नहीं थी जिसने एग्जीक्यूट किया, तो एवरीथिंग इज रिस्की बिकॉज दे डोंट हैव अ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। ये हमने क्या बोला, इसमें हाई रिस्क है। और इक्विटी पार्टिसिपेट, नॉर्मली वेंचर कैपिटलिस्ट लोन लोन नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि भाई इक्विटी ओनर बन जाता है और ओनर के पास डिसीजन मेकिंग आती है, राइट? वो गाइड करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज वॉट वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आर। हेडिंग्स भी ध्यान से सुनते जाना, हेडिंग से आंसर बनता है, सिर्फ आंसर रीड करके मत चले जाना। नेक्स्ट है सर, वेंचर कैपिटल लाने का फायदा क्या है ना? तो आपके लिए चीजें बोल्ड कर दी है ना? बोल्ड करके प्लीज, मतलब आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ोगे बचाओ, आप खुद से बना लोगे, ध्यान से देखना। सर इस बार स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से उनके लिए तो बेस्ट है ना यार, क्योंकि उनको इक्विटी मिल जाता है, तो इक्विटी इज द मोस्ट सॉलिड बेस। क्योंकि डेट में तो मन में डर रहता है, इंटरेस्ट देना है, रीपे करना है। इक्विटी में तो कोई लिमिट ही नहीं ना रीपे करने का, राइट? सॉलिड बेस। सेकंड, क्या होता है ना कहीं आपके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अगर कल को वो लोन देता तो आपको तो उसका लोन पूरा रीपे रीपे करना पड़ता, मतलब आपका बिजनेस चला या नहीं चला पूरी रिस्क आपकी थी। लेकिन जब इक्विटी लिया ना तो हम पार्टनर्स बन गए, रिस्क और रिवॉर्ड्स हमने शेयर कर ली। साथ में पता है क्या बेनिफिट, ये कि वो हमें प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं, क्योंकि उनने सिर्फ आप में नहीं आपके जैसी 10 और कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जब 10 कंपनीज के 10 एक्सपीरियंस लाते हैं उनका पास, तो उससे हमें बेनिफिट मिल जाता है, और बेस्ट पार्ट उनका नेटवर्क भी होता है। अभी इमेजिन करना, सॉफ्ट बैंक ने ओला में भी इन्वेस्ट किया और उबर में भी। अब सॉफ्ट बैंक का अगर क्लोज कनेक्शन है उबर से, तो उसको तो पता है ना उसने उसकी ऐप कहाँ से डेवलप कराई है। हो सकता है वो सिमिलर ऐप डेवलप कराने में ओला की भी मदद कर दे, है ना? एक वेग एग्जांपल है, बस ट्राइंग टू गिव दिस एग्जांपल। सर, एक और फायदा क्या, उस बंदे से एक बार पैसा लिया डज नॉट मीन कि अब क्या करें, वापस जरूरत पड़े तो ले सकते हो। अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल पसंद आ रहा है तो फिर से पैसा लगाएगा, राइट? होता है एडिशनल ऑफ फंडिंग। और फिर क्या बोल रहे हैं सर, आप वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या एक्सपीरियंस, वो आपको कहीं ना कहीं एग्जिट भी दिला देगा। मतलब अभी समझो अपन अभी अभी फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट फाउंडर्स ने बिजनेस बनाया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा भी लगाया, अल्टीमेटली उनको एक्सपीरियंस है ना, तो उनने क्या करा, सारे शेयर्स लेके बेच दिए, किसको, वॉलमार्ट को। तो वेंचर कैपिटल को तो एग्जिट मिल ही गया, प्रमोटर्स को भी अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट मिल गया। गेटिंग? ये होता है एडवांटेज। सर वेंचर कैपिटल फंड अलग अलग स्टेज पे पैसा लगा सकते हैं। सर किसकी स्टेज की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूँ स्टेज किसकी, वेंचर कैपिटल फंडिंग किस लेवल पे हो रही, बिजनेस की स्टेज। सर अगर बिजनेस बिल्कुल सीड स्टेज पे, वो कहते हैं सीड मनी। यहाँ पे अगर पैसा लगाया मतलब यहाँ पे तो आपका सिर्फ आइडिया को प्रूव करने का पैसा, कि हाँ यार ये आइडिया और ये चीज काम करेगी, ठीक है? इसमें रिस्क है, क्योंकि सोचो ना, आपने पैसा दिया टू फिगर आउट कि आइडिया काम करेगा कि नहीं, एक्सट्रीम रिस्क। फिर आता है सर स्टार्टअप स्टेज।
यहाँ पे एटलीस्ट आप यहाँ पे आपसे फील करना, यहाँ आइडिया लेवल था, यहाँ एटलीस्ट आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो कि अच्छा हाँ दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेल, और उससे रिलेटेड बेसिक मार्केटिंग कर रहे हो टू अवेयर पीपल अबाउट इट, राइट। फिर आता है फर्स्ट राउंड। यहाँ पे अब प्रोडक्ट वगैरह ऊपर डेवलप हो गया, ऐप वगैरह डेवलप करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। अब यहाँ पे हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, फर्स्ट सेलिंग यहाँ स्टार्ट हो रही है। प्लीज फर्स्ट राउंड में हो रही है फर्स्ट सेलिंग, पहले से कम स्टिल हाई रिस्क। फिर आता है सेकेंड राउंड। यहाँ पे क्या होता है, हम सेलिंग कर चुके हैं बट अभी क्या है, थोड़ा सा और लेवल अप करना है। क्यों? क्योंकि कैश दे रहे हैं, कैशबैक्स दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पैसा खत्म हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि अभी भी हम प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं, राइट। इसीलिए पैसा रेस करके लॉस बेयर कर रहे हैं। अब देखो प्रॉफिट होता है तो बिजनेस उस पैसे को वापस बिजनेस में लगाता है, अब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो बिजनेस में क्या लगाए, नया पैसा लाकर। दिस इज सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड सर, अभी समझो आप थोड़े सेटल हो, प्रॉफिटेबल हो गए, है ना, लेकिन एक्सपांशन करोगे ना, दूसरी कंपनीज को अक्वायर करोगे। मिंत्रा ने फिर लाइन से सबको अक्वायर किया, जबांग जबांग एंड ऑल, फ्लिपकार्ट ने किया, जिसने भी किया, सॉरी फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया मिंत्रा को, जबांग को, राइट। फिर आता है फोर्थ राउंड। यहाँ पे क्या होगा, अब थर्ड राउंड तो बहुत लंबा चलता है, 10 बार थर्ड राउंड हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर होता है फोर्थ राउंड, जिसमें क्या होता है, स्पेशली कंपनी पब्लिक जाने की प्रोसेस में होती है, जहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होती है ना। जैसे अभी एक और न्यूज़ आया था, आई थिंक ओयो या फिर किसी का, जहाँ पे एक लेटेस्ट राउंड हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक लिस्टिंग करानी है, तो फॉर द टाइम बिंग जो पैसा चाहिए आईपीओ लाने के पहले, वो फोर्थ राउंड में होता है, जिसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो दो वर्ड्स ध्यान रखना, थर्ड राउंड पे होता है मेज़ानाइन फाइनेंस, राइट, जहाँ पे आप एक्सपांड करते हो जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी के फॉर्म में हो। और फोर्थ राउंड होता है ब्रिज फाइनेंसिंग, बिकॉज यू आर ब्रिजिंग द गैप, विच टू गैप, वेयर यू स्टैंड राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो, विच इज गोइंग टू पब्लिक इशू, गैप को ब्रिज करते हो। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट वाला जब आपने इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसकी प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना। वो ऐसा थोड़ी ना कि आप पैसा मांगने गए, इनफैक्ट इतना इजी नहीं जितना आप शार्क टैंक पे देख रहे हो, आपने बोला हाँ पैसा मांगने गए और चलो डील पक्की, चेक दे दिया, ऐसा नहीं होता भाई साहब, बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसके पीछे की प्रोसेस समझना, सबसे पहले डील ओरिजिनेट, मतलब मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, तो कोई तो बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर कोई तो ब्रोकर होगा ना, कुछ तो इंटरमीडियरी होगी जो स्टार्टअप्स को आपके पास लेके आएंगे, है ना। तो सबसे पहले वो स्टार्टअप को आपके पास लाते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम देते हो, है ना। कौन देते हैं? आपको बिजनेस प्लान, जिसको इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम कहते हैं, स्टार्टअप को देना पड़ेगा वीसी को, जिसमें सारा डिटेल होगा कि यार बिजनेस मॉडल क्या है, क्या फाइनेंसिंग नीड है, क्या प्रोजेक्शन। जब ये प्लान आप सबमिट करते हो वीसी को ना, तो आपके जैसे बहुत लोगों ने प्लान दिया है, वीसी करता है उसकी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है शॉर्ट लिस्टिंग। तो बोलता है कि यार वो कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिसके साथ दे वुड वांट टू गो अहेड, फर्दर प्रोसेसिंग जिनके साथ करना चाहेंगे ना, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, समझो हमने देखा कि यार 10 कंपनी ने दिया, उसमें से कुछ को, दो को फायदा था, दो प्रॉफिट थी, चार लॉस मेकिंग थी, हमने सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग चूज करी, राइट। दैट इज स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग। देन आता है ड्यू डिलिजेंस। अब स्क्रीनिंग करने के बाद आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यार ऊपर इसमें जो बात कही इनने इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में, ये करेक्ट कितनी है, इसको वेरीफाई तो करें। क्योंकि हो सकता है मैंने तो कमिटमेंट कर दिया मेरे 1 लाख ऐप डाउनलोड्स है, जबकि रियलिटी में वो है ही नहीं, या फिर फेक डाउनलोड्स है, राइट। इनफैक्ट ये इश्यू आया था ना, जब एलॉन मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल करने की कोशिश की थी, उसने बोला कि यार ट्विटर यूजर तो बॉट से, एक्चुअल यूजर्स है ही नहीं, याद है। ये प्रॉब्लम्स आता है, राइट। फिर आता है सर डील स्ट्रक्चरिंग। हमने बोला चलो फाइनली हमें यहाँ सेटिस्फेक्शन है कि हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस, इनफैक्ट आपको बता दूं सीए लोग आपकी तो प्रोफाइल होने वाली है ड्यू डिलिजेंस, सर। और ये ड्यू डिलिजेंस का काम किसको दिया जाता है, नॉर्मली एक्सटर्नल बॉडीज को। तो वीसी खुद नहीं करेगा, वो हायर कर लेगा डेलॉइट को कि ड्यू डिलिजेंस करो भैया इनका प्लीज, गेटिंग। सर डील स्ट्रक्चरिंग, डील स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली जब डिसाइड हो गया कि आपको हम हमें आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे करें, हम आपको इक्विटी दें, प्रेफर्ड दें, किस फॉर्म में दें, किस मैच्योरिटी का होगा, प्रेफर्ड का डिविडेंड क्या होगा, कन्वर्टिबल होगा, नॉन कन्वर्टिबल होगा, कितना इक्विटी आप डाइल्यूट करोगे, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करते हो जिसमें दोनों पार्टी को विक्ट्री हो, ठीक है। तो नॉर्मली एक पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, अभी जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो आज कंपनी ने बनाई है, को फाउंडर्स, उनको बिजनेस पता है, उनको सब आता है, उनके पास सच पैसा नहीं है। तो वो बोलते हैं यार ऐसी डील स्ट्रक्चरिंग करो जिसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल जो पैसा लगा रहे हैं, हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनके ही शेयर्स उनसे खरीद लें। तो दो फायदे, हम कंपनी के बड़े ओनर बन जाएंगे, और सेकंड उनको एग्जिट मिल जाएगा, राइट। दैट इज डील स्ट्रक्चरिंग। इन्वेस्टमेंट हो गया, डील स्ट्रक्चरिंग हो गया, पैसा मिल गया। अब ऐसा नहीं कि पैसा देके फ्री हो गया भाई साहब, आपको किसी ने पैसा दिया ना, तो आपके ऊपर चेक रखेगा, आपको उनके एमआईएस गाइडलाइंस फॉलो करनी है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब यू विल हैव टू कीप ऑन इन्फॉर्मिंग देम
अपडेटिंग देम व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, राइट। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, कुछ फ्रॉड स्कैम नहीं होना चाहिए, राइट। आपको बजट बनाना पड़ेगा हर चीज का, वेयर आर यू स्पेंडिंग इन व्हाट। उनको अपडेट करना पड़ेगा कि यार आपने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए, इतने ऐप डाउनलोड्स, इतने फॉलोअर्स, है ना, इतना रेवेन्यू टारगेट, एवरीथिंग। और फिर अल्टीमेटली एग्जिट प्लान। फिर वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब 5 साल 10 साल बाद वैल्यूएशन बढ़ता है तो उन शेयर्स को या तो वो किसी और कंपनी को बेच देते हैं या फिर आईपीओ के फॉर्म में उससे एग्जिट ले लेते हैं, करेक्ट। ये प्रोसेस होता है एक वेंचर कैपिटलिस्ट जिस चीज से गो थ्रू करता है। नाउ सर, लास्ट तीन चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट फंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट फंड का स्ट्रक्चर क्या, एक तो बहुत सिंपल, डोमेस्टिक, है ना। अगर आपको एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझ में आता है तो प्लीज समझना, आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो ट्रस्ट को। जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जब आपने पैसा लगाया तो एचडीएफसी ट्रस्ट है वो। अब वो ट्रस्ट, क्योंकि इंडिया में एक लीगल फॉर्म जो अलाउड है जहां पे हर लोग, देखो आपने सुना होगा ट्रस्ट कब बनता है, जब कोई बेनिफिशियरी, जब वो पैसा आपका नहीं हो किसी ट्रस्ट का हो। ट्रस्ट का मतलब जहां पे कोई ओनरशिप इंटरेस्ट ना हो, राइट। वो पैसा पब इन जनरल सबको बिलोंग करे, वो ट्रस्ट। कंपनी से कैसी फीलिंग आती है यार, इसका कोई ओनर होगा। ट्रस्ट से कैसी फीलिंग आती है यार, जहां पे कोई ओनर नहीं है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ओनर कौन हो गया, हम सब जो यूनिट होल्डर्स है एचडीएफसी के, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है, हम उन ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो गए। तो हम सब ने पैसा उस ट्रस्ट को दिया। अब ट्रस्ट ने क्या करा, एचडीएफसी ट्रस्ट ने एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रख लिया। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इस ट्रस्ट के बिहाफ में, इस ट्रस्ट के पैसे को मैनेज करती है। वो हायर करेगी उन सीएस सीएफएस आईएम्स वालों बंदों को जो मैनेज करेंगे पैसा, डिसाइड करेंगे कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, राइट। स्ट्रक्चर समझे। तो सिमिलरली वेंचर कैपिटल का भी स्ट्रक्चर तो ये सर, एक होता है डोमेस्टिक व्हीकल जो पुलिंग कर रहा है जैसे वो ट्रस्ट, और दूसरा होता है वो जो एसेट मैनेज कर रहा है, राइट। और नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, जैसे नॉर्मली देखा जाए ना, तो वो पूलिंग व्हीकल जो है ना, जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, वो एक एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकती है, ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, ट्रस्ट के फॉर्म में है, राइट। दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक फंड इज। बट आई एक्सप्लेन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव स्पोकन। दूसरा सर आता है ऑफशोर। देखो, तो पहला ब्रॉड कैटेगरी फील करना, डोमेस्टिक फंड, और दूसरा कैटेगरी ऑफशोर। और ऑफशोर में फिर फर्दर दो कैटेगरी है। ऑफशोर फंड्स में दो कैटेगरी है, ऑफशोर स्ट्रक्चर और दूसरा यूनिफाइड स्ट्रक्चर। तो अगर इंडिया का ही फंड है तो हर कोई इंडिया में ही होगा, लेकिन अगर बाहर का फंड है तो, मतलब प्लीज फील करना क्या हो रहा है, कंपनीज इंडिया में, फील करना यार, इंडिया स्टार्टअप का कितना बूम है यार, कितने बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में। ओला बड़ा स्टार्टअप है, ज़ोरोदा बड़ा स्टार्टअप है, बाईजूस बड़ा स्टार्टअप है, अनअकैडमी बड़ा स्टार्टअप है, एवरीथिंग, पेटीएम बड़ा स्टार्टअप है। तो यहाँ पैसा थोड़ी इंडियंस का ही लगा है, पैसा तो बाहर वालों का भी लगा है ना, बाहर वाले इन्वेस्टर, वो फॉरेन के लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले, स्पेशली सॉफ्ट बैंक इंडिया का थोड़ी ना है, राइट। तो ये हो गए ऑफशोर फंड्स, मतलब वो सॉफ्ट बैंक का नाम मैं क्या बोलूंगा, ऑफशोर फंड, क्योंकि वो बाहर का है, ऑफशोर है और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब उसकी जो कंपनीज है, पोर्टफोलियो कंपनीज, वो इंडिया में है। अगर फंड भी वहां का होता और कंपनी वहां होती तो हम सिलेबस में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि इंडिया में उसका रोल ही नहीं है, वो वहां का डोमेस्टिक हो जाता। इंडिया का डोमेस्टिक कहाँ, जहाँ इंडिया के फंड इंडिया में इन्वेस्ट करे। ऑफशोर मतलब वहां के फंड जब इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करे, दो कैटेगरी। ये हो गया ऑफशोर स्ट्रक्चर जहां पे पैसा पूरा बाहर का है, कंपनी सारी इंडिया की। और ये हो गया यूनिफाइड स्ट्रक्चर जिसमें बाहर का पैसा भी है और यहाँ का पैसा भी है, और कंपनीज तो इंडिया की है ही, कंपनीज तो तीनों में इंडिया की है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कंपनीज। ऑफशोर में क्या होता है प्लीज देखना, ऑफशोर में ऐसा होता है कि यार वो जो पुलिंग व्हीकल है ना, जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, सिंस फॉरेन के लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो पुलिंग व्हीकल भी वहीं पे होता है, राइट। और वो पुलिंग व्हीकल डायरेक्टली इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक बात बताओ, अभी यूएस का वेंचर कैपिटलिस्ट, उसको थोड़ी पता इंडिया में इतना क्लोजली क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है, इंडिया में एक एडवाइजर रख लेता है। तो प्लीज फील करना, बाहर के इन्वेस्टर थे और बाहर का ही पूलिंग व्हीकल था, उस बाहर के पूलिंग व्हीकल ने एक एसेट मैनेजर रख लिया, है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना ली फॉर एग्जांपल, जो पूलिंग व्हीकल का पैसा मैनेज करेगी, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके, अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके। पर अल्टीमेटली उस बाहर वाले बंदे को इतना आइडिया थोड़ी इंडिया में क्या हो रहा है, लोकल का एक वाइब अलग होता है ना। तो वो क्या करेगा, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रख लेगा इंडिया में ही, जो ड्यू डिलिजेंस करेगा, सारी चीजें आइडेंटिफाई करेगा, डील्स ला कर देगा। दिस इज ऑफशोर स्ट्रक्चर, प्लीज समझे। इन्वेस्टर बाहर के, वो फंड बाहर का, उसका एसेट मैनेजर बाहर का, सिर्फ इंडिया का एडवाइजर। फिर आता है सर यूनिफाइड स्ट्रक्चर, नाम खुद ही बोल रहा है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। यूनिफाइड मतलब जहाँ
डोमेस्टिक लोगों का भी पैसा लगेगा, यूनिफाइड और बाहर वालों का भी लगेगा। तो वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेसिक तो समझ में आ गया, जहां पे डोमेस्टिक और ऑफशोर वाले दोनों लोग पैसा लगा रहे हैं फंड में, है ना। तो ऑफशोर वाले लोग क्या करते हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा इकट्ठा, पूल देयर एसेट, मतलब वो अपना देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ ले जा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, सुनना। ऑफशोर वाले लोगों ने क्या करा, अपना पैसा इकट्ठा किया, राइट, एंड लोकल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया। तो उन लोगों का एक पुलिंग व्हीकल है, और वो पुलिंग व्हीकल ने इंडियन पुलिंग व्हीकल में पैसा डाला मिलाकर, और इंडिया के लोग डायरेक्टली उस पुलिंग व्हीकल में, इस इंडियन पुलिंग व्हीकल में पैसा लगा रहे हैं, राइट। और फिर ये इंडिया वाला पुलिंग व्हीकल जिसमें इंडियंस का डायरेक्ट और फॉरेन्स का इनडायरेक्ट पैसा लगा है, वो इंडिया में एसेट मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनीज में। ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर सर आपके सामने है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं आपको समझा पाया, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन दोनों स्ट्रक्चर को लेकर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में क्या लिखना है प्लीज ध्यान से सुनो। पहला बोलना सर जिसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर समझा देना प्रोसेस। प्रोसेस से समझा देना सर, पहले बाहर वाला लोग बाहर वाले पूलिंग व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं, और वो पूलिंग व्हीकल इंडियन ट्रस्ट में इन्वेस्ट करता है, जहां पे इंडिया के लोग डायरेक्टली उस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये ट्रस्ट विद द हेल्प ऑफ एसेट मैनेजर क्या करता है, इंडिया की पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये पोर्टफोलियो कंपनीज वर्ड समझ में आया ना, जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओला उबर जैसे स्टार्टअप्स, ठीक है, कूल। और ऑफशोर तो आपको समझ में आ ही गया था। सर स्पेसिफिकली ये वो क्वेश्चन है जो इस बुक में नहीं दिया है, स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए इसको यहाँ पर लिया गया। बोल रहे टाइम पास क्वेश्चन, बोल रहे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है। तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ब्रॉड टर्म है। स्टार्टअप तो एक आ गया यार, एक बिजनेस स्टार्ट करना और बिल्ड करना। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक कंटिन्यूइंग बिजनेस भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, जिसमें ये भी आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाए, जिसमें ये भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें हम, राइट। तो बोल रहे हैं यार डिफरेंट कैसे हैं, ध्यान से देखना। बोले स्टार्टअप इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम तो उसका पार्ट ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्रॉड कंसेप्ट विच इंक्लूड स्टार्टअप। थोड़ा फनी लगेगा, है ना, ये कैसा बोल रहे हैं, ए बी से बड़ा है और फिर दूसरी लाइन में बोल रहे बी ए से छोटा है, टाइम पास, बट याद रखना पड़ेगा। सेकंड, सर स्टार्टअप का मेन काम क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है। वो बोलता है यार उसका मेन काम है एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, कुछ यूनिक होगा, कुछ डिफरेंट होगा, और बिल्ड करना उस प्रोडक्ट को और सर्विस को। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यार, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योरशिप कंसर्न है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप कंसर्न मतलब दैट एंटिटी बिजनेस, तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अगर वो एंटिटी है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, उनकी मदद से उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, राइट। देन आता है सर, और स्टार्टअप का मेजर फाइनेंशियल मोटिव पैसा नहीं होता इमीडिएटली, क्योंकि आपको तो चीजें बिल्ड करना है, अभी लोगों तक आपकी अवेयरनेस पहुंचाना है। महंगा दोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। एंटरप्रेन्योरशिप सेटल्ड है ना, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मोटिव होता है, करेक्ट। अब इसको लेकर इंडिया में क्या प्रायोरिटीज हैं, तो प्रायोरिटीज क्या थी यार इंडिया में, कि यार बड़े बड़े स्टार्टअप नहीं चाहिए, छोटे छोटे चाहिए, लेकिन बहुत सारे चाहिए। तो हमने बोला मोर एंड मोर स्मॉलर, ठीक है। देन हमारा फोकस है नीड बेस्ड स्टार्टअप, अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं, नीड बेस्ड। अभी फॉर एग्जांपल स्विगी, स्विगी कहीं ना कहीं नीड है, राइट, जहां पे आपको कुछ खाने की जरूरत है और आप जा नहीं सकते। लेकिन ड्रीम इलेवन नीड नहीं है, वो एक्स्ट्रा फ्री की एक्टिविटी एंटरटेनमेंट है। नीड है कि आपको ऐसा कुछ काम रुक रहा है कि आपका ड्रीम इलेवन ना होने से, नहीं ना, वो दैट इज सम, दैट्स नॉट बेस्ड ऑन नीड, विच इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। देन सर चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये है कि यार राइट टैलेंट मिलना बहुत मुश्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसीलिए इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि यार राइट टैलेंट मिले ना, क्योंकि अल्टीमेटली एक ओनर कंपनी को नहीं चला सकता, लोग चाहिए, टीम के लिए टैलेंट होना चाहिए ना, टीम में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता है। सेकंड चैलेंज बोल रहे हैं सर, इतने रेगुलेशंस है ना कि उससे ही कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द स्टार्टअप रीडिंग, एवरीवन प्लीज बी हियर। डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप का, मतलब सर स्टार्टअप तो कुछ भी हो सकता है। अरे गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेना हो ना, तो कुछ तो डेफिनेशन होगी, कोई भी ले सकता है। कल को रिलायंस आके बोल दे मैं भी स्टार्टअप हूँ, उन्होंने बोला नहीं कुछ कंडीशन से सुनो। उनने कहा डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा पहली बात तो आप सिर्फ 10 साल ही हुए अगर आपको इनकॉर्पोरेशन हुए, तो ही आप स्टार्टअप मान सकते। 11 साल हो गए मतलब आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए, करेक्ट, बेनिफिट्स नहीं ले सकते। और इनकॉर्पोरेशन भी कैसे, आप एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक भी नहीं प्राइवेट, आप पार्टनरशिप के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो सकते हो, एलएलपी के फॉर्म में। सेकंड सर, दूसरा कंडीशन है आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में,
डे वन जिस दिन से आप बने उस दिन से आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 100 करोड़ एक बार क्रॉस कर गया, आप स्टार्टअप नहीं बचे सर, आप स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो। थर्ड, सर आपकी जो एंटिटी वो क्या करना चाहिए, बेसिक पॉइंट है सर, कुछ इनोवेट डेवलप या फिर किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट, या फिर उसको डेवलप करना चाहिए, कुछ इनोवेट करना चाहिए, राइट, जहां पे आपका मॉडल स्केलेबल हो, जहां पे आप बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो या फिर वेल्थ जनरेट कर सकते हो। दिस इज ए जेनरिक पॉइंट। लास्ट इंपॉर्टेंट बात उनने क्या बोली, उनने कहा कि यार ऐसे तो क्या अगर यार रिलायंस सोचेगा यार मैं जियो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों ना एक जियो नाम की सेपरेट कंपनी बना दूं और उसको स्टार्टअप के बेनिफिट दिला दूं। बोल रहे हैं यार वो एक नया कंपनी बनना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन, एक नया कंपनी राइट फ्रॉम द स्क्रैच बनना चाहिए। करेक्ट। दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग द स्टार्टअप्स वेयर आई वॉज एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग। प्लीज लेट मी टेल यू सर, आपने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली मेरे भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, इंटेंट था चीजें समझने का और वो बातें डिस्कस करने का जो आपको कंटेंट के फॉर्म में लिखना है। अब ये चीजें आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है जिसकी हेडिंग्स आपको एज इट इज लिखना पड़ेगी। करेक्ट। तो आई होप आई कुड कन्वे एवरीथिंग। प्लीज ट्रस्ट, आप इस डॉक्यूमेंट के अलावा, इस फाइल के अलावा कुछ और रेफर नहीं करेंगे तो चल जाएगा। इट इंक्लूड्स रियली एवरीथिंग। ये बात मैं सेशन के वीडियो के स्टार्ट में बोलना भूल गया था। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, आपके पास और भी वीडियोस आने वाली है। बाय।